फिर बड़ी कोशिश से उन्होंने अपनी आवाज को काबू में करके कहा, और उसकी बहन भी। उन दोनों के बाप का किसी को इल्म नहीं, लेकिन उनकी माँ बड़ी होशियार औरत थी। उसने उन्हें बड़ी अच्छी तरबियत दिलाई और ऊंचे घरानों में ब्याहा। वो उठे और खिड़की में जा खड़े हुए। धूप उनके जर्द और बेताब चेहरे पर पड़ रही थी। हम बाइज्जत लोग थे, अब कुछ भी नहीं है। तुम्हारा बाप मेरा बड़ा भाई है। फिर खिड़की में सिगार को मसल कर वो नईम के सामने आकर बैठ गए। तुम्हें अब पता चल जाना चाहिए, अब तुम बच्चे नहीं हो। गांव में वो हमारा वाहिद घर ऐसा था जो रोशनपुर की जागीर का मजारा नहीं था। हमारा बाप जागीरदार के घर जाकर कुर्सी पर बैठता था, ऐसा हमने सुना है। वो दिलेर और मेहनती शख्स था, लेकिन तुम्हारा बाप, ओह। उन्होंने दोनों हाथ मेज पर फैलाए, जो मजबूत और सर्द थे, और तंबाकू से रंगी हुई मोटी उंगलियों में कपकपाहट थी। वो भी दिलेर आदमी था, लेकिन जिद्दी था। उसको असलहा बनाने का खप था। वो अजीब और गरीब दिमाग का मालिक था। ये सच है कि उस कारीगरी से विलायत वाले भी बंदूकों की नालियां नहीं बनाते होंगे जैसी वो बनाता था। वो उन्हें बच्चों की तरह संभाल संभाल कर रखता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, और वो दिन भी जब पुलिस आई। सारे गांव के लोग घरों में छुप गए और किवाड़ बंद कर लिए गए। गलियां सुनसान हो गई और मवेशी अकेले अकेले गलियों और खेतों में फिरने लगे। उन्होंने हमारे घर की तलाशी ली और असलहा बरामद कर लिया। जब वो उसे इकट्ठा कर रहे थे तो मुझे याद है नियाज बेग उनकी मिन्नतें करने लगा, लेकिन एक सिपाही ने उसकी दाढ़ी पकड़कर मुंह पर तमाचे मारे और वो घसीटते हुए उसे साथ ले गए। उनके हाथ अब मुर्दा परिंदों की तरह मेज पर रखे थे, और वो अपनी चिकनी और उदास आंखें आहिस्तगी से झपक रहे थे। चंद दिन बाद तुम्हारा बाप वापस आ गया। उसके गालों की हड्डियां स्याह हो गई थीं और दाढ़ी के आधे बाल झड़ चुके थे, लेकिन उसका सौदा उसके साथ था। वो उससे उसकी हुनरमंदी का फख्र न ले सके, कोई भी न ले सका। रोशन आगा ने दिल्ली बुलाकर उससे कहा, नियाज बेग तुम सारे गांव पर तबाही लाओगे। मगर नियाज बेग दूसरे वाले कमरे में दरवाजा बंद करके अपने काम में मशगूल रहा। उसके हाथ में बड़ा हुनर था। उसने 10-10 गोलियों वाली ऐसी ऐसी पिस्तौलें बनाई जो गांव में किसी ने ना देखी थी। अब की दफा पूरी गार्ड आई। उन्होंने सब कुछ कब्जे में कर लिया। भूसे वाले कमरे को उन्होंने आग लगा दी और सारे किवाड़ तोड़कर मैदान में ढेर लगा दिया। फिर इस पर उन्होंने तुम्हारे बाप के और उसकी बीवियों के और मेरे तमाम नए खूबसूरत कपड़े फेंके और आग लगा दी। गोरे सार्जेंट ने पिस्तौल निकालकर आग में फायर किया और चीख कर बोला, तुम्हारी माओ के सर मूंड कर इसमें जलाऊंगा अगली दफा। फिर पिस्तौल लहराता हुआ हमारी दुकान पर गया। गलियों में हू का आलम था। गांव की सबसे बड़ी दुकान हमारी थी और नियाज बेग बड़ा माहिराना काम करने वाला था। उसने किसानों की जरूरत की तमाम चीजों के अलावा तारों और सल्लाकों से समंदरी जहाजों के मॉडल भी बनाकर रखे हुए थे। सार्जेंट ने ताले में गोली मारी और दरवाजा तोड़कर बाजार में डालने का हुक्म दिया। फिर उस पर उन्होंने दुकान के सारे औजार और बैलों के नाल और हल और कुओं की चकलियां और जहाजों के मॉडल ढेर किए और आग में लोहे की चीजें मक्खन की तरह पिघलने लगी। उसने आग में यके बाद दीगरे 3 फायर किए और जानवरों की तरह चीख मार कर बोला, एक तुम्हारी बंदूक के वास्ते है और ये सारे गांव के वास्ते है और ये तुम्हारी बीवियों और बेटियों के वास्ते है जो बेवा हो जाएंगी अगर तुम बाज ना आए। नियाज बेग, जिसकी हथकड़ियों की जंजीर उसके घोड़े की जीन से बंधी थी, कहता रहा, मेरी बंदूकों से एक भी गोली कभी नहीं चली, ये मेरी नुमाइश की चीजें हैं। लेकिन उसने वैश्यों की तरह घोड़े की पसलियों में एड़ियां मारना शुरू की और मैंने गन्ने के खेत में बैठे बैठे देखा कि नियाज बेग घोड़े के पीछे भागता भागता, ओह, वो खुश्क वजनी आवाज नईम के दिल पर पत्थर की तरह बैठती जा रही थी।
दोबारा बोलने से पहले अयाज बेग ने झुककर फर्श पर थूका। लुआब सिगार के तंबाकू की वजह से स्याही माइल था। 12 साल हो गए हैं मैं उससे नहीं मिला। मैंने अपनी मेहनत से इतनी तरक्की की। अगर सरकार को आज भी कोई खबर कर दे कि मैं उससे मिलता हूं तो मुझ पे सारे दरवाजे बंद हो जाएं। उसने खानदान को तबाह कर दिया। तुम्हारे माँ बाप अब तुमसे मिलना चाहते हैं। वो गांव आ चुका है, मगर तुम्हें जल्द वापस आ जाना चाहिए। मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, मैं पढ़ सकता ही ना था, लेकिन हमारे खून में हुनर है और तुम्हें मैंने तालीम दिलवाई। तुम दुनिया में तरक्की कर सकते हो। वो उठे, कोने में जाकर थूका और ठिगने बूढ़े जानवर की तरह धीमी मुतवाज़िन रफ्तार से चलते हुए बाहर निकल गए। नईम शाम तक सोता रहा। 3 दफा उसकी आंख खुली, लेकिन नींद के गलबे की वजह से फिर सो गया। अयाज बेग ने कई बार दरवाजे में आकर देखा और खामोश पलट गए। जब कमरे में अंधेरा बढ़ने लगा तो वो अंदर दाखिल हुए। लैंप जलाया और नईम के माथे पर हाथ रखा। बाहर चलोगे? वो आंखें बंद किए चारपाई पर बैठा रहा। पसीने से तकिया गीला हो गया था और कमीज उसकी पुश्त पर चिपकी हुई थी। नहीं, उसने भारी आवाज से कहा। लैंप की बत्ती ऊंची करके अयाज बेग बाहर निकल गए। कमरे में उसने गीली कमीज उतारी, चेहरे और गर्दन का पसीना पोंछा और उसे दूर कोने में फेंक दिया। फिर वो चारपाई पर बैठा ऊँघने लगा। इस हालत में उसने बहुत से मिले जुले मुख्तसर ख्वाब देखे। जब उसका सर नींद में दीवार से जा टकराया तो वो झुंझलाकर उठ खड़ा हुआ। कुछ देर तक कमरे के वस्त में बाहें लटकाए खड़ा दीवार पर अपने साए को देखता रहा। फिर पतलून टांगों पर चढ़ाई, नई कमीज पहनी और भागता हुआ बाहर निकल आया। शायद गर्मी की वजह से है, खुली हवा में आकर उसने सोचा, लेकिन गुस्सा सुस्त रफ्तार बादल की तरह उसके दिमाग पर मंडला रहा था। दूर से उसने अजरा को देखा। वो फवारे के पास कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। उस वक्त उसने ठिठक कर सोचा कि वो स्लीपर पहने चला आया है। सब्जे पर आहिस्ता आहिस्ता चलता वो अजरा के पास जा खड़ा हुआ। मैं आज शाम को नहीं आ सका। जमाई रोकते हुए वो मेज के कोने पर बैठ गया। क्यों? सोया रहा। क्यों? गर्मी की वजह से। क्यों? वो खिलखिलाकर हंस पड़े। बिजली की रोशनी, सरसब्ज घास और अजरा की मौजूदगी से उसका मिजाज खुल गया। तुम इंतजार करती रहीं। हम सब इंतजार करते रहे। कौन कौन? परवेज, जमीला। तुमने भी किया? जवाब देने के बजाय अजरा ने हाथ बढ़ाकर पानी की फुहार को महसूस किया। तुमने नहीं किया? उसने फिर पूछा। क्यों? वो खफगी से चिल्लाया। वो दोनों हंस पड़े और निदामत से इधर उधर देखने लगे। ये धीमी खतावार हंसी थी जो उनके लबों पर थी और जिसने दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी से बेहद आगाह कर रखा था। तुमने आज मुंह नहीं धोया? फुवारे पर धो लो, अजरा ने कहा। नईम ने फुहार में हाथ गीला करके चेहरे पर फेरा। भीगी पलकों को तेज तेज झपकते हुए बच्चों की सी हंसी उसके सारे चेहरे पर फैल गई। एक लम्हे का चोर जो आंखों में जाहिर हुआ था गायब हो गया। स्लीपर उतारकर वो सब्जे पर बैठ गया। घास खुंक है, उसने कहा। शाम की गर्म हवा उसके रुख तेज हो गई और फवारे के महीन कतरे उसके जिस्म को भिगोने लगे। वह आंखें बंद करके लेट गया। उसका जहन पहाड़ी झील की तरह शफाफ था। उसने फुवार को गिरते, हवा को तेजी से चलते, सब्जे को हाथों के नीचे से उठते और पानी को जमीन में जज्ब होते हुए वाज़े तौर पर देखा और महसूस किया। यहां आ जाओ। आंखें खोलकर उसने भारी आवाज से कहा।
अजरा ठोड़ी हथेली पर रखे उदास नजरों से उसे देखती रही। नन्हे कतरे उसके गंदुमी गालों पर गिर रहे थे। नईम को महसूस हुआ कि उसका गला सूज गया है। उसने बेताबी से गले पर हाथ फेरा। आओ। उसकी आवाज भारी, खुश्क और गैर मानूस थी। अजरा कलम से नाखून पर लकीरें खींचने लगी। वो घुटनों के बल खड़ा हो गया। मैंने आज तुम्हें ख्वाब में देखा था। हम सब ख्वाब देखते हैं। वो एक के बाद एक सारे नाखून काले कर रही थी। नईम नन्हे कतरों को देखता रहा जो उसके गाल, ठोड़ी, नाक, माथे और होंठों पर चमक रहे थे, गोया हजारों कुमकुमे उसके चेहरे पर जल रहे हों। उसने सोचा वह बंदरगाह पर खड़ा है और जहाज़ों की अनगिनत रोशनियां पानी में झिलमिला रही हैं। उसने बोलना चाहा लेकिन उसका हलक फिर सूज गया। फिर उसकी 2 उंगलियां अजरा के गाल पर फिसली। कई नन्हे कतरे टूटकर एक दूसरे के साथ मिले और एक बड़ा कतरा उसकी ठोड़ी पर जाकर लटक गया। वो मुड़कर हंसने लगा। तुमने कोई बंदरगाह देखी है? नहीं। जहाजों की रोशनियां समंदर में इसी तरह तैरती हैं। अजरा मुंह फेरे अंधेरे में देखती रही। मेरा जी चाहता है समंदरी फौज में चला जाऊं। अच्छा, हाँ, ये ऐसा शानदार होता है। जहाज एक शहर की तरह होता है जिसमें घर बने होते हैं और दुकानें, खाने के हॉल, कमरे, खेल के मैदान और रोशनियां जो रात के वक्त पानी में झिलमिलाती हैं। अच्छा, उसने आंखें फैलाकर कहा। मैंने ये सब सुन रखा है। मेरा दिल चाहता है समंदर का सफर करूं। जब मैं नेवी में जाऊंगा तो तुम भी साथ चलना। अच्छा। वो मेज पर झुक गई। चलोगी? वो खामोशी से नाखून खुरचती रही। चलोगी अजरा? क्या तुम जा सकते हो? उसने हौले से पूछा। मैं कोशिश करूंगा। उसी वक्त रोशन आगा बरामदे में जाहिर हुए और बाग की तरफ देखे बगैर दूसरे बाजू की तरफ चले गए। आज रोशन आगा नाराज हैं, अजरा ने कहा। क्यों? परवेज के ब्याह की बात हो रही थी। फिर सबका ख्याल है कि उसे जमीला से शादी कर लेनी चाहिए। वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो इस बात का जवाब नहीं देता। रात पड़ने पर सरस के दरख्त के पत्ते बंद होकर लटक गए थे। सड़क पर एक बैलगाड़ी रू रू करती गुजर रही थी और बैलों को चलाते हुए 2 जाट आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। सब्जे पर चलती हुई हवा गर्म और खुशगवार थी। नईम ने मेज पर उंगलियां फैलाई। क्या ये मुमकिन है अजरा? मैंने पूछा था, क्या ये मुमकिन है? उसने रुक रुक कर रोज की मामूली गैर जज्बाती आवाज में कहा। रोशनपुर कब जाओगे? तुमने पहले भी पूछा था, क्यों पूछती हो? तुम अपने वालिदैन से मिलने जाओगे? नईम का रंग सफेद हो गया। उसने महसूस किया कि बहुत सी ताकत उसके घुटनों में से गुजरकर नीचे जमीन में जा रही है। वो आहिस्ता से घास पर हाथ रखकर बैठ गया। लेकिन खाला ने मुझे बताया कि तुम सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, अजरा ने कहा और नईम की उंगलियों को देखने लगी जो सब्जे पर बहुत सफेद लग रही थी। वो 2 जानों बैठा हुआ सफेद पत्थर के मुजस्मे की तरह खूबसूरत और नाजुक नजर आ रहा था। फिर वो उठी और बात किए बगैर बरामदे की तरफ चली गई। जब नईम फाटक से निकल रहा था तो चौकीदार ने बढ़कर कोई बात की जिसका उसने कोई जवाब ना दिया। बंद मुट्ठी की तरह कोई वजनी बदमजा सी शय उसके मैदे में पड़ी थी। सड़क पर चंद कदम चलने के बाद दफतन धुएं की तरह बल खाता हुआ गुस्सा उसके सर में चढ़ा। उसने छलांग लगाकर नाली पार की और बाड़ में से मुंह निकालकर चीखा, लेकिन तुम्हारी माँ वो बुरी औरत है और खाला भी। चौकीदार ने करीब आकर फिर कोई बात की। जाओ। वो आंखें निकालकर दहाड़ा और सड़क पर भागने लगा। चंद रोज के बाद नईम रोशनपुर के लिए रवाना हुआ। रेल का सफर खामोशी से तय हुआ।
सिवाय एक नागवार वाक़े के जो रानीकोट से एक स्टेशन इधर पेश आया। अलीपुर से गाड़ी चली तो वो जिससे घबराकर डब्बे के दरवाजे में आ खड़ा हुआ, प्लेटफॉर्म पर भागता हुआ एक बूढ़ा आदमी गाड़ी पकड़ने के लिए बदहवासी में हाथ पांव मार रहा था। उसके कंधे पर लाठी में उलसी हुई गठड़ी झूल रही थी और उसका चेहरा लू में काम करते रहने की वजह से झुलसा हुआ था, जैसे आम किसानों का होता है। नईम ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की मगर गाड़ी तेज हो गई। आखिर मर जाएगा कट जाएगा के शोर में उसने लपक कर साथ वाले दर्जा अव्वल का हैंडल पकड़ा और किसानों की तरह टांगें फैलाकर छलांग लगाई। जब वो जमकर पायदान पर खड़ा हो गया तो शर्मिंदगी से इधर उधर देखने लगा। कई खशमगी चेहरे गर्दनें बढ़ा बढ़ाकर उसे घूर रहे थे। अगर मर जाता तो? नईम ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। बुड्ढे का बेदांत का मुंह अचानक सादा शर्मीली हंसी में फैल गया। मेरी बीवी गाड़ी में है। बेवकूफ। जवाब देने के बजाय उसने लाठी से दरवाजा खटखटाया और गठड़ी की गांठ कसने लगा। दरवाजा खुला और एक सफेद फार्म चेहरा और नंगा बदन जाहिर हुआ। गोरे की आंखें नींद से सुर्ख हो रही थीं। डब्बे में खुनक अंधेरा था। क्या मांगता? क्यों आया? गोरा आंखें निकाल कर चीखा। जवाब में किसान उसी तरह सादगी से हंसा। मैं नीचे बैठ जाता हूं, अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। मेरी बीवी गाड़ी में है, उसने कहा और इत्मीनान से दरवाजे में बैठकर गठड़ी कसने लगा। नीचे जाओ मांगता, हाँ सुनता? पांव से वो उसे नीचे धकेलने लगा। गाड़ी भाग रही है साहब, कहाँ जाऊं? नहीं जाऊं? उसने पैर की ठोकर से किसान की गठड़ी बाहर उछाल दी जो उड़ती हुई जमीन पर गिरी और लोगों ने उसमें से बाजरा और गुड़ बिखरते हुए देखा। जाओ। हाँ मेरा बाजरा। बुड्ढे का मुंह खुल गया। फिर दफतन गुस्से से बन्ना कर वो उठा और लाठी गोरे की टांगों पर मारने लगा। मुझे मार दो, फेंक दो बाजरा, मेरा गुड़ मैं तुम्हारे बाप से भी लूंगा। गोरे सुअर, अब मैं अपनी लड़की के लिए क्या लेकर जाऊं है? चीखने से राल उसकी दाढ़ी पर बहने लगी। अंग्रेज ने उसकी लाठी छीन कर नीचे फेंक दी और बड़े बड़े बूटों वाले पांव अंधाधुन उसके चेहरे और छाती पर मारने लगा। अपनी लड़की के लिए एक सुअर ले जाओ, उसने अंग्रेजी में कहा। फिर वो गालियां बकने और बेतहाशा टांगे चलाने लगा। उसका एक बूट एड़ी तक उखड़ गया। किसान का सर लटक गया और आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसका बाजू अभी तक हैंडल के गिर्द कसा हुआ था। लू से झुलसे हुए चेहरे पर खून की धारियां बह रही थीं और उसकी दाढ़ी खून, पसीने और राल से लुथड़ गई थी। जब रानीकोट के स्टेशन पर दो गोरे सार्जेंटों ने आकर उसे हैंडल से अलहदा किया तो वो गंदम की बोरी की तरह जमीन पर गिरा और मर गया। सार्जेंटों ने दरवाजा खटखटाया। गोरे का चेहरा खिड़की से बाहर आया। पुलिस वालों के जवाब में उसने कुछ कहा जिस पर दोनों सार्जेंटों ने मुस्तैदी से फौजी सलाम किया और बोले, लेकिन आप जेरे हिरासत हैं। हाँ, गोरे ने गाल फुलाकर कहा और खिड़की गिरा दी। सार्जेंट दोनों हैंडल पकड़कर पायदान पर खड़े हो गए। वो गिरफ्तार कर लिया गया है, पर बूढ़ा मर गया। मजमे से किसी ने बात की। तो क्या हुआ? सुनहरी चश्मे और बड़े से माथे वाले एक आदमी ने कहा। वो अदालत में तो पेश होगा, नईम ने खफगी से कहा। जरूर होगा, जरूर होगा, वही आदमी बोला। ये लोग बड़े कानूनदान होते हैं, लेकिन ज्यूरी में कौन होगा? तुम्हारा कोई चचा ज्यूरी में है? वो जाने के लिए मुड़ा, फिर पलटकर नईम के पास आ खड़ा हुआ। ये सुअर, मैं तुम्हें बताता हूं बरखुरदार, आज ही रात को अपनी बीवी के साथ जाकर सोएगा। मैंने अपनी उम्र में ऐसे 50 से ऊपर वाकयात देखे हैं। ऐसे मुकदमों के लिए सफ़ेद ज्यूरी होती है, बिल्कुल सफ़ेद। नईम उसके लहजे की तेजी से घबरा गया। जब वो प्लेटफॉर्म के बाहर जा रहा था तो उसने मुड़कर देखा। एक भद्दी सी बूढ़ी किसान औरत लाश के साथ लिपट कर रो रही थी।